ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य के भांति 5 भागों में हुआ करता है और पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप अलग से प्रस्तुत किया जाता था। अंतिम भाग जो अंक ज्योतिष से संबंध है या अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा, उसका अंग्रेजी रूप ही अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हमारे कई दर्शकों के सुझाव के अनुरूप। साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अंक ज्योतिष पर जो भी प्रस्तुति हो उसमें अंक ज्योतिष की संक्षिप्त परिचय, उसकी उपयोगिता पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि अंक ज्योतिष से सभी लोग रूबरू हो सकें, उसे समझ सकें, उसे अप्लाई कर सकें, क्योंकि अंक ज्योतिष बहुत सीखना आसान है और उसे अप्लाई करना भी आसान है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते। आज दैनिक पंचांग में डेटा जो भी लिए गए हैं पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम प्रस्तुत करने में सफल हो। तो चलिए गुरुजनों को नमन कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरुजनों के आशीष से ही हम विभिन्न ज्योतिष के विषयों पर, अपर साइंस के विषयों पर हमने शिक्षा ग्रहण की, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी किया और अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। पाँव के रेखा का कैसे देखा जाता है, साथ ही साथ फेस रीडिंग। तो चलिए अपनी मुख्य प्रस्तुति पर चलते हैं और उसमें जाने के पूर्व पंचांग की भूमिका के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग जैसा हम जानते हैं कि शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, जो कि सत्य ऐसा नहीं है, माध्यम जरूर है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग के भूमिका को जीवन में आप जो हम पंचांग की भूमिका है उसको देखते हुए उसके को महत्ता देते हुए आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें। साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को सफल और समृद्ध। चलिए प्रस्तुति पर चलते हैं। स्वागत है आपका पहले भाग में। पहला भाग दिनांक 7 जुलाई 2025, माह अषाढ़, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:04 पर, सूर्यास्त 6:44। सनराइज एट 5:04 AM, सनसेट एट 6:44 PM। आज का दिशा शोध पूरब है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध पीकर यात्रा में सफल। पंचांग के 5 अंक: वार सोमवार, तिथि देर रात्रि 11:10 तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी, नक्षत्र देर रात्रि 1:11 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठा,
योग रात्रि के 10:03 तक शुभ, उसके बाद शुक्ल शुभ, करण दिन के 10:15 तक भव, उसके बाद देर रात्रि 11:10 तक बालव, और फिर कौलव। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन कर। आज दिन भोलेनाथ का है, और भोलेनाथ द्वादशी तिथि तक यानी देर रात्रि 11:10 तक वे कैलाश पर्वत पर हैं, जो कि सुखप्रद है। तत्पश्चात भी वे त्रयोदशी तक वृषारूढ़ नंदी पर सवार हैं, और यह उनके लिए अति सुख, सभी के लिए। तो ओम नमः शिवाय यह बोलते हुए, भोलेनाथ को नमन करते हुए आते हैं शुभ मुहूर्त पर। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:22 दिन तक। अमृत काल अपराह्न 1:43 से 3:29 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:04 से संध्या देर रात्रि 1:11 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:36 तक। गोधूली बेला संध्या 6:45 से 7:04 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 0:15। यहाँ ये बताते चले कि रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ। अशुभ काल में सबसे ज्यादा अशुभ अवधि राहु का, प्रातः 6:47 से 8:29 तक। तत्पश्चात गुलिक काल एक अपराह्न 1:27 से 3:19 तक। यमगंड दिन के 10:12 से 11:54 तक। वर्ष मुहूर्त आज नहीं है। गंड मुहूर्त देर रात्रि 1:11 से 5:05 तक। तो ये रहे हमारे अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। तो अंश के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये ग्रह अभी मजबूत अवस्था में है। और चंद्रदेव वृश्चिक नीच नीच राशि में आ चुके हैं, शनि के नक्षत्र। बृहस्पति देव अभी अस्थावस्था में ही चल रहे हैं। और इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। कोई भी किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। और सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि हम आज के ग्रहों की स्थिति को देखें, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। केतु, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये 4 ग्रह ऐसे हुए जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और सूर्य देव, बृहस्पति देव और शनि देव, इनके नक्षत्र में क्रमशः 2 2 3 ग्रह हैं। यानी सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह। बृहस्पति देव राहु के नक्षत्र में और राहु देव बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी है। तो ये रहा हमारे पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। और अंत जाते जाते आपको एक बता दें कि जुलाई मास में जो ग्रहों का गोचर की स्थिति है, उसका कैलेंडर क्या क्या है। तो सूर्य देव 16 जुलाई को 5:40 यानी संध्या में मीन राशि से निकलकर कर्क राशि में आएंगे, चंद्रमा की राशि। शुक्रदेव
26 जुलाई को मंगल देव 28 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति जो जो अस्त अवस्था में 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। बुध देव 19 जुलाई से 11 अगस्त तक अस्त रहेंगे और चंद्रदेव 24 जुलाई से 26 जुलाई। वक्री ग्रह 13 जुलाई को शनि देव वक्री होंगे जो कि 18/11 तक चलेगा। वहीं बुध देव 18 जुलाई को वक्री होंगे जो समाप्ति 11 अगस्त को। तो ये रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति, जो मासिक कैलेंडर हमने आपके उपयोग के लिए प्रस्तुत किया है, अग्रिम योजना बनाने के लिए, अग्रिम कार्य करने हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी कैसा फल बता रहे हैं। तो इसे हम तारा बलम के नाम से जानते हैं चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके समूह के स्वामी, और चंद्रमा गोचर आज के नक्षत्र में कर रहे हैं उनके जिस नक्षत्र में कर रहे हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी का फल हम देखें। तो देर न करते हुए चलते हैं नवतारा चक्र पद्धति पर। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं तो आज के संदर्भ में दिखता है जिसे तारा बलम कहा जाता है, और नवतारा चक्र पद्धति पर यह आधारित। नवतारा चक्र पद्धति जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है और नवतारा चक्र पद्धति से हम जातक के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बता सकते हैं, और वे उनके लिए लाभदायक हो सकता है। तो लाभदायक होने की स्थिति में कैसे हो सकता है, चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं, वह उस स्थिति को कैसे निपटा सकता है, उसको जानने के लिए नवतारा चक्र पद्धति है। नवतारा चक्र पद्धति ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपने हिसाब से कोई काम नहीं करते, इसलिए ग्रहों के जो नवतारा चक्र पद्धति में जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसको देखकर और नवतारा चक्र पद्धति से गणना करके कौन से हमारे ग्रह शुभ अवस्था में है, कौन से अशुभ अवस्था में है, यह हम अग्रिम जान सकते हैं। और उससे ये पता चल सकता है कि हमारे लिए कौन सी दशा महादशा का फल अच्छा होगा, कब खराब होगा। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, और अंतिम में ग्रहों को विभिन्न लोगों के जो संपर्क में हम आते हैं उनके नक्षत्र और हमारे नक्षत्र में आपस में तालमेल के, यह हम नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। इस तरह नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, और इसलिए हमने एक वीडियो डाला है जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म उनकी जन्म कुंडली डाली है, और आपस में एनालिसिस करने का कोशिश किया है कि आपस में संबंध कैसा है। तो चलते हैं, संक्षेप में बताते हैं कि कैसे काम करता है नवतारा चक्र पद्धति। ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, और चूंकि 27 कुल ग्रह है, ग्रह अपना कोई भी कार्य नहीं करते, वे जब भी करते नक्षत्र के माध्यम से ही करते हैं। तो 27 नक्षत्र हैं और ग्रह कुल 9 ही है, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला श्रेणी में पहला से 9वां नक्षत्र, दूसरे में 10वां से 18वां नक्षत्र, और तीसरे में 19वां से 27वां नक्षत्र। ये 3 श्रेणी में रखे। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु से आरंभ जीवन होता है, सब समाप्त हो जाता है। सॉरी, ग्रहों को हम महादशा के अनुसार रखते हैं, जो कि केतु से आरंभ होता है और बुध से जाकर समाप्त होता है। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। इस प्रकार ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। ग्रहों को अब नक्षत्रों से जोड़ा गया, तो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए, यानी पहला में से पहला नक्षत्र,
दूसरा में से 10वां नक्षत्र और तीसरा में से 19वां नक्षत्र, इनके स्वामी केतु देव को दिया गया। और इस प्रकार सभी ग्रह नक्षत्रों से जुड़ गए। अंतिम ग्रह जो था 9, 18वां, 27वां, इनके नक्षत्र स्वामी क्रमशः 9, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामी बुध बन गए। और इस प्रकार सभी ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ दिया गया। फलित कैसे करते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको देखने के लिए चलिए ये देखते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के समूह जो होते हैं वे ग्रह उन्हीं के अनुसार हम फलित करते हैं। यह पहला ग्रह होता है, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी पहला ग्रह होते हैं और वहीं से गणना आरंभ होती है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां ग्रह जो होते हैं वे सुफलदायी होते हैं। तो वहीं तीसरा, पांचवां, 7वां ग्रह अशुभ फलदायी होते हैं। तो हम अपनी जन्म कुंडली से, जन्म पत्रिका से चंद्रमा को देखकर यह देख सकते हैं कि कौन कौन ग्रह हमारे लिए विपद, प्रत्यय और दैतन्य है, उन या कौन जन्म ग्रह है। ये चारों ग्रह से हमें सावधान रहना चाहिए। और यदि हम पहले से जान जाएं कि हमारे लिए आने वाला समय अच्छा है या चैलेंजिंग है तो हम अपने आप को उसी रूप ढाल सकते हैं। हमारे लिए कुछ ऐसे जातक हैं, विभिन्न घर के संबंधी हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उनसे ऑटोमेटिक डिस्टेंस होगा। ये सारी बातें हम फलित करते हैं ज्योतिष के अनुसार। तो चलिए, और यही वजह है कि हम अपने नवतारा चक्र पर भगवान राम, माँ सीता और हनुमान जी का कुंडली डाला है और उनसे तालमेल करने का कोशिश किया है। यह हमने विवेचना करने की कोशिश की है नवतारा चक्र पद्धति से कि दोनों सभी में आपस में संबंध कैसे थे। संबंध अच्छे थे ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब तक डेटा नहीं आता है या कुछ विवेचना नहीं की जाती है तब तक हम उसे सत्य नहीं मान सकते। और उससे हम देखते जब हैं तो भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली को देखकर जो विवेचना करते हैं उसमें अपनी प्रस्तुति में नवतारा चक्र पद्धति पर वह हमें संतुष्टि तो देता है। कई लोगों से ऐसे सुझाव आए तो उसको संतुष्टि देता है और नहीं बदलने की उसे सलाह दी उस प्रस्तुति को। तो चलिए, ये रहा नवतारा चक्र पद्धति से हम जीवन के बारे में, जातक के बारे में जान सकते हैं। और तारा बलम जो चंद्रमा से परिप्रेक्ष्य में है उससे हम आज के बारे में जान सकते हैं कि आज का दिन कैसा हो। तो चंद्रमा आज रात्रि के 1:11 तक अनुराधा नक्षत्र में है और उसके बाद वे ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। हम किसी भी ग्रह को ले लेते हैं, यदि आज हम भरणी को लेते हैं कि यदि भरणी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है तो पहला एरो जो जा रहा है नैधनी की तरफ जा रहा है जो कि अशुभ है। और उसके बाद का जो एरो है वह मित्र की तरफ जाता है, अगला है ये, तो वह शुभ है। उसी तरह हम दूसरे नक्षत्र में जाते हैं कि दूसरे नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए क्या फल है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में या विशाखा नक्षत्र में या पूर्व भाद्रपद में है तो संपत्ति का है, उसके बाद विपत्ति का है। और इसी तरह से हम चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका फल हम जान सकते हैं। चलिए, चंद्रमा के राशि के अनुसार, यहाँ नक्षत्र के अनुसार हमने देखा कि चंद्रमा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जन्म कुंडली में जैसा चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके अनुसार कैसा फल है हम ये आगे की प्रस्तुति में देखते हैं। चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। इसके पूर्व कुछ लोगों का सुझाव आया था
कि यदि आज का दिन हमारे लिए शुभ नहीं है और हमें काम कुछ करने हैं मजबूरीवश, तो उपाय क्या है? तो उपाय के तौर पर बता दें कि पुष्टि पुष्ट किया हुआ उपाय नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो रिस्क नहीं लें। फिर भी यदि बहुत आवश्यकता हुआ तो जन्म नक्षत्र में आपका पड़ता है यदि, तो पीला कद्दू या पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरी में पड़ता है तो नमक का दान करें। और नैर्धन्य होता है यदि, तो उस मुहूर्त को त्यागें। मजबूरी, अत्यधिक मजबूरी जब हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु फिर भी बता दें, यह हमें अपुष्ट है, इसका कंफर्मेशन नहीं आया है कि उपाय काम करते हैं या नहीं, इसलिए हम रिस्क लेने के लिए आपको नहीं कर। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा वृश्चिक नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और इसलिए आज चंद्र बलम के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वाले के लिए दिन उत्तम है। शेष राशि वाले पर सावधान रहें। कर्क, तुला और मीन राशि वाले इष्ट देव का ध्यान धरें, क्योंकि उनमें अशुभता कम है, शुभता ज्यादा है। फिर भी चूंकि ग्रह नीच के हैं और चंद्रमा से संबंध रख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान है। चंद्रमा नीच से के हैं, और नीच में थोड़े फल अच्छे नहीं देते, इसलिए ऐसे राशि के लोग जहाँ अशुभता है वे थोड़ा सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगली प्रस्तुति में ले चलते हैं, चौथे प्रस्तुति में, जो चौघड़िया ज्योतिष पर निर्भर कर पर आधारित है। चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त है, क्योंकि सुबह और शुभ काल दर्शाता है। इसका उपयोग किसी भी काम को करने के लिए किया जाता है। पूजा पाठ, विवाह आदि के कार्य को करने के लिए किया जाता है। और साथ ही इसका उपयोग हम किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। नया काम अगर आरंभ कर रहे हैं तो उसके लिए भी कर। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो वह कम से कम उसे चौघड़िया मुहूर्त देखने की सलाह है। चूंकि चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए इसे हम अलग वीडियो डाला है। यह अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, ये यूट्यूब पर हमने प्रकाशित है, पोस्ट किया है। आप उसे जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और अति उपयोगी भी, ऐसा हमारा विश्वास है। संक्षेप में बता दें कि कुल चौघड़िया दिन के 8 होते हैं, रात्रि के 8 होते हैं। और उन 8 चौघड़ियों में से चूंकि सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इससे 7 दिनों का संबंध उससे रखा गया, 7 चौघड़िया का नामकरण। और ये सातों चौघड़िया प्रतिदिन आया करते हैं। और जो दिन का चौघड़िया होता है, जो आरंभ होता है दिन का, उस दिन का उसी चौघड़िया से वो आरंभ। तो हम 7 चौघड़िया होते हैं, और 8वां चौघड़िया जो होता है, जो आरंभ का चौघड़िया होता है, वही आदि का चौघड़िया जो होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, चाहे दिन का या रात। तो चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से जोड़ा गया, और हर सप्ताह के दिन का स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और हर ग्रह कोई न कोई विभिन्न कार्य के लिए उपयोगी हुआ करता है। इसलिए हर चौघड़िया किसी न किसी विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करता है। तो आज का चौघड़िया यदि देखें, आइए बताते चले कि दिन का चौघड़िया वार वेला, राहु काल और काल वेला से ग्रसित हो सकता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। ऐसी अशुभता जब यदि व्याप्त हो तो उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए। उस चौघड़िया में कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, तथा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वह अवधि खराब अवधि है, और उसमें कोई भी काम करेंगे तो अशुभता ज्यादा हो। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया सोमवार है, अमृत चौघड़िया से आरंभ होता है, अमृत चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और अमृत चौघड़िया ऐसा चौघड़िया होता है जिसमें सभी काम शुभता लाते हैं। वहीं उसके बाद का चौघड़िया चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। और अपराह्न का 3:19 से 5:02 तक लाभ चौघड़िया, जो कि
वार वेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया 10:37 से 11:05 तक काल रात्रि का चौघड़िया है, जो कि लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। इन सभी चौघड़िया को त्याग करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे फल मिल सके, शुभ फल मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम प्रस्तुति पर चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो अंक ज्योतिष के अनुसार इसके पहले कैसा दिन रहने की संभावना है, एक संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष एक का अंक पर काम करती है। एक का अंक मतलब हुआ 1 से 9 अंक तक। यदि दो अंक आकर हमारे सामने आ गए या उनसे ज्यादा आ गए तो उन सभी अंकों को जोड़कर एक अंक पर बना दिया है। शब्द यदि आए उन शब्दों को भी जोड़कर, उनके शब्दों का अक्षरीय मूल्य जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तो और ये एक अंक 1 से 9 हुआ करते हैं। 5 अंक जो होता है मध्यम अंक होता है, जो कि बैलेंस करता है। ये भी 5 का अंक ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर, ये पांचों अंक ये सभी दोस्त। इसलिए पांचवा अंक जो होता है वह बहुमूल्य होता है। ये पांचों अंक 1 से 9 अंक जो हुए उनके अलग अलग शासक ग्रह हुए। और बोलचाल की भाषा में जो कहें, भारतीय कंटेक्स्ट में सभी अंक जो है वो कोई न कोई ग्रह से और अंकों के राज दरबार में किसी न किसी नाम से जाना जाता है। जैसे एक अंकों का जो है स्वामी सूर्य हुआ करते हैं, उसे राजा के नाम से जाना जाता है। 2 अंक चंद्रमा उसके स्वामी होते हैं, रानी से जाना जाता है। तीसरा बृहस्पति स्वामी होते हैं, गुरु से जाना जाता है, राजगुरु से। चौथा राहु ग्रह होता है, जो कि शरारती तत्व से देखा जाता है। पांचवा बुध राजकुमार होते हैं, बुध राजकुमार होते हैं। और राजकुमार को बुध की राजकुमार बुध बुध जो है राजकुमार के पदवी पे आते हैं, इसलिए 5 अंक को राजकुमार बोला जाता है। छठा अंक शुक्र उसके स्वामी होते हैं, मंत्री होते हैं, सलाह देते हैं, सुख राजा के सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। 7 अंक केतु स्वामी होते हैं, धर्मगुरु जी ने कहा जाता है। शनि कार्यपालक होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, सर्वेंट होते हैं और न्यायपालक। 9वां मंगल शासक ग्रह, सेनापति और मंगल सेनापति भी होते हैं, साथ साथ में चिकित्सक, डॉक्टर। तो ये रहे ग्रहों के शासक ग्रह और ग्रहों को विभिन्न नाम से जाना जाता। अंक ज्योतिष में जब भी अक्षर हमारे पास आते हैं, उन अक्षरों को भी अंक ज्योतिष से हम एक अलग बनाते हैं अंक ज्योतिष में। और उन अक्षरों को एक अलग में बनाने के लिए जो अक्षरों का अंकीय मूल्य है, अक्षरों को परिवर्तित कर अंक के अंकीय मूल्य से फिर अंकों को जोड़ा जाता है। और तब जो अंक मिलते हैं उसी को जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंक ज्योतिष के बाद नाम ही ऐसा होता है। अंक ज्योतिष में जन्म तिथि के बाद अंक ही नामांक ही ऐसा होता है जो कि महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसमें सावधानी पूर्वक, नाम को बार बार करेक्शन नहीं किया जा सकता, सावधानी पूर्वक करेक्शन करेंगे। साथ ही साथ उसे हम उचित प्रयोग में लाएंगे और उससे लाभान्वित होंगे। अंकों को हम अगर ठीक ढंग से प्रयोग करें, असंतुलित अंकों को देखें, पहचानें, तो अंक हमें बहुत फायदा देते हैं। क्योंकि नाम जो होता है, नामांक नामांक ये बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं, इसलिए काफी ऊर्जा देते हैं। उसके बाद मोबाइल अंक होता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रयोग में होता है, वह भी हमें ऊर्जा देते हैं। और अब अंकों के रूप में हम उसे उपयोग में लाते हैं। तो अंक ज्योतिष में अगर हमारे पास मोबाइल संख्या है, उसको भी एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। और यह देखते हैं कि जन्म तिथि में जो जन्म तिथि वर्ष और माह हुआ करता है, उसके जन्म तिथि का योग गुणांक कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं।
जन्म तिथि वर्ष माह को जोड़ पूरे को जोड़ दिए तो वो भाग्यांक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। ड्राइवर और कंडक्टर में कंपेटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। यही अंक ज्योतिष का सार है, एक उपाय है। जो भी अंक ज्योतिष में नंबर मिसिंग है उसके उपाय किए जाते हैं ताकि वे उन अंकों की ऊर्जा, उन ग्रहों की ऊर्जा हमें मिलती रहे। जो अंक ज्यादा है, यानी इस अंक की हमारे पास ऊर्जा दिखता है और उसके कारण समस्या अगर बनती है तो उन अंकों को पूरा जाए। तो सारी प्रक्रिया अंक ज्योतिष के अनुसार है और ये बहुत ही सीखना आसान है, इसको अप्लाई करना आसान है। और इस तरह से हम अंक ज्योतिष को आगे लेकर के चलते हैं। अंक ज्योतिष हमें एक तरह का विद्या है। हम अंक ज्योतिष या ऑकल्ट साइंस की तरफ नहीं पढ़ते। अंक ज्योतिष में अंक ज्योतिष हमें भविष्य के बारे में बताता है, रोल और गोल सेट करने में मदद करता है, अपने आने वाली बीमारियों के बारे में बताता है, आदि आदि। अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए आज संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष पर इतना ही। कल पुनः फिर बात करेंगे। तब तक के लिए फिर चलते हैं अंतिम पड़ाव पर, जो आज के अनुसार अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। एक हमने नाम का उदाहरण पेश कर रहे हैं, नाम को नामांक कैसे निकालें। तो चलिए अंक ज्योतिष में हम आज का दिन की शुभता कैसी। तो आज का दिन दिनांक 7/7/2025 होता है। मूलांक 7 है, भाग्यांक 5 है। और 5 का संबंध हम पहले भी बताए हैं कि मध्यम अंक हुआ करता है, किसी भी अंक से इसकी दुश्मनी नहीं होती, सभी इसके मित्र होते हैं। एक नौ मंगल जो होता है वो तटस्थ होता है, दुश्मन नहीं होता। तो इस प्रकार आज सभी मूलांक वालों के लिए, खास करके 4 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 4/13/22/31 है, तथा 8 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 8/17/36 है किसी माह का, उनके लिए दिन अव्वल रहने की संभावना है। वहीं 1 मूलांक वाले 1/10/19/28 जिनका जन्म तिथि है 2/11/20/29, जन्म तिथि 2 मूलांक वाले 3/12/21/30, 3 मूलांक वाले 5/14/23, 5/14/23, 5 मूलांक वाले 6/15/24, 6 मूलांक वाले 7/16/25, 7 मूलांक वाले, इनका दिन उत्तम होने की संभावना है क्योंकि आज भाग्यांक इसके साथ मित्रता का संबंध बता रहा है। वहीं 9 मूलांक वाले 9/18/27 पर सावधान रहे, दिन सामान्य हो सकता है, सफलता का दर कम है, इसलिए सावधान रहे, खास करके वाद विवाद करते समय या वाहन चलाते। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति यदि आप पहली बार देख रहे हैं, जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपको दिया गया, उसके लिए पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को अनुरोध है, तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी समृद्धि और सुखशाली हो। उनका भी जो चंद्रमा के अनुसार वे पहचान सके कि कौन व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है, कौन नहीं है। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार ये पहचाने, उचित उपाय करें। और अंत में अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलिए अंक ज्योतिष के अनुसार भी आप नाम बता सकते हैं। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ईश्वर आप पर की कृपा, ईश्वर की कृपा बरसते रहे, बरसते रहे। जय भोलेनाथ।